हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, पंखा बंद करना पड़ेगा। खिड़की खोल लो। अच्छा ठीक। हेलो। हाँ सर, आ रही ना। चलो ठीक है। देखो सर ये आपने हम शायद दो कैमरे चालू किए आपके। तो दो कैमरे से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नहीं सर, नहीं वो सर, समझ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे क्यों किया? लेकिन सर दूसरा चलो अभी कैमरा कुछ। अब ठीक है। हाँ सर। सही है अभी? हाँ सर। बोलो। चलो ठीक है। देखो एपी तुम लोगों का पूरा हो चुका था। एपी हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके थे। उसमें कुछ क्वेश्चंस आए होंगे जो तुम लोग के मतलब डाउट्स होंगे, बाकी सभी हो चुके थे। उसमें एक क्वेश्चन वो डाउट है जिसमें 20 मेंस वर्क कर रहे हैं, उसमें फिर इस तरह से हो रहा है कि एक एक वुमेन रिप्लेस हो रही है, फिर एक बॉय आ रहा है, फिर एक मैन आ रहा है, इस तरह वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किया है? बोलो बोलो जल्दी से। हेलो। नहीं सर। नहीं किया है? नहीं सर, मैंने किसने आपको किसने नहीं? पूछा था वो। अच्छा चलो पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। बाकी लोग पंखा बंद करके पढ़ाते हैं? पंखा बंद करके पढ़ाते हैं क्या? तो एसी चालू कर लो ना, एसी कहाँ से चालू होगा? बंद है क्या? देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि 20 men कैन डू अ जॉब इन 20 डेज। तुम्हारा कह रहे हैं 20 men कैन डू अ जॉब इन 20 डेज, ठीक है? ये क्वेश्चन है। और उसके बाद क्या हो रहा है कि 20 मैन कैन डू अ जॉब इन 20 डेज दे रहा है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हर दिन एक मैन, मैन दे रखा था, वुमेन दे रखा है, वुमेन दे रखा है, ठीक है? वुमेन कह रहा है 20 वुमेन कैन डू अ जॉब इन 20 डेज। और हर अल्टरनेट डिस पे क्या हो रहा है कि एक वुमेन एक मैन से रिप्लेस होगी या फिर एक बॉय से। और ये चीज अल्टरनेट हो रही है कि जैसे कल एक मैन आ गया, वुमेन चली गई। नेक्स्ट दिन एक बॉय आ गया, फिर एक वुमेन चली गई, फिर उसके नेक्स्ट दिन एक मैन आ गया। गुड इवनिंग सर। देखोगे तो 20 वुमेन है। तो नेक्स्ट डे अगर तुम देखोगे तो 19 वुमेन रहेगी और एक मैन रहेगा, सर ठीक? ये क्वेश्चन किधर का है, मतलब किधर से ये पूछा एपी गया का है? क्वेश्चन है। एपी करंट एससी की सर क्वेश्चन एक्सरसाइज। नंबर 36 ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 36। फिर तुम देखोगे कि उसके नेक्स्ट दिन वुमेन 18 हो जाएगी और मैन तो वन ही रहेगा और एक बॉय आ जाएगा, ठीक है? टोटल तुम्हारे 20 हमेशा रहेंगे। 20 ये भी है, 20 ये भी है, 20 ये भी है। फिर नेक्स्ट दिन क्या हो गया? 17 वुमेन हो गए और मेंस दो हो जाएंगे और बॉय कितना रहेगा? एक ही रहेगा। फिर इस तरह से नेक्स्ट दिन 16 वुमेन रहेगी, मेन टू ही रहेंगे और वन बॉय ही रहेगा। तो इस तरह से ये चलेगा। और अगर हम इसको मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डेज जो होंगे वो 2n मान लेते हैं। अगर हमने 2n डेज तक मान लिया ऐसा, तो तुम देखो 2n मानने का भी आगे पता चलेगा क्यों फायदा है। तो अगर तुम 20 men कैन डू अ जॉब इन 20 डेज, वुमेन कैन डू अ जॉब इन 20 डेज, तो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क क्या होगा? वो 20 इंटू 20 होगा, ठीक? यानी कि 400। ये तो टोटल वर्क था। लेकिन अब क्या हुआ? और उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन में एक चीज और बताई गई है कि जो मैन है वो वुमेन से ट्वाइस एफिशिएंट है और जो तुम्हारा क्या कहते हैं बॉय है वो हाफ एफिशिएंट है। ये ट्वाइस एफिशिएंट और हाफ एफिशिएंट का मतलब क्या है
कि देखो अगर ये 20 वुमेन है, ये 20 काम करते हैं, 20 का मतलब तुम समझ लो कि अगर 20 पिलर लगाते हैं, 20 वुमेन और 20 पिलर ले लो कि 20 वुमेन 20 पिलर अगर रोज लगाएंगे तभी तो पूरा 400 काम होगा 400 पिलर का। अब पहले दिन तो 20 वुमेन 20 लगाएंगे, दूसरे दिन क्या हो गया, वुमेन ने 19 लगाया, लेकिन जो मैन आएगा वो क्या लगा देगा, क्योंकि वो दुगना एफिशिएंट है वुमेन का। तो एक वुमेन की इफिशिएंसी हमारी पता है कि अगर एक पिलर लगाने की है तो जो मैन आया है उसने 2 लगा दिए होंगे। तो ये 19 वुमेन ने तो 19 लगाए होंगे, लेकिन मैन ने क्या कर दिया होगा, 2 लगा दिए होंगे। फिर तुम देखोगे 18 वुमेन तो 18 ही करेगी, और एक मैन तुम्हारा 2 लगाएगा, और ये क्या लगाएगा, ये आधा ही लगाएगा, क्योंकि जो बॉय है वो हाफ एफिशिएंट है वुमेन का। फिर इस सेम केस तुम नेक्स्ट में देखोगे तो 17 का क्या होगा, ये तुम्हारा 2 डेज तक था, ठीक। 17 वाला का क्या होगा, ये 17 और ये 4 और ये तुम्हारा हो गया 0.5, ठीक। इस तरह से तुमने नेक्स्ट देखोगे तो 16 प्लस 4 प्लस 0.5, ठीक, क्लियर, सही आ रहा है अभी। अब तुम देखो कि यहां पर क्या होगा, क्या हो गया, सर 16 के केस में बॉयज एक ही रहेंगे कि 2 रहेंगे? अच्छा ये ट्वाइस इफिशिएंट हो गए 4, और बॉयज तुम्हारा कितना हो गया, यहाँ बॉयज 2 हो जाएंगे ना, नहीं तो हाँ यहाँ सर पर वही। बॉयज, यहाँ ठीक 2 बॉयज हो जाएंगे, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे तुम देखो पहले दिन तुम्हारा ये काम होगा, दूसरे दिन ये होगा, और उसके बाद 20.5, और उसके बाद 21 22, ठीक, नहीं 20 हो गया, सर 21 हो गया, 20.5, सर 21.5, हाँ सर वो ठीक, 16 बोलो वुमेन क्या हुआ। 2 मेन और 2 बॉयज का जो एंडिंग का है वो किधर तक कंटिन्यू हो रहा है, वो बोर्ड उधर से कट हो रहा है आपका? क्या, आपका बोर्ड आधा कट हो रहा है सर। अच्छा बोर्ड कट हो रहा है आधा, हाँ सर, हाँ थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए बस। सर ये अरे तुम कौन सा ऐसे लिख क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं? अरे ये एनटीएससी का है, उसका एपी का। अच्छा सर, ठीक देखो है। इसमें तुम्हें, सुनो सुनो, अभी सभी लोग ज्वाइन हो गए हो ना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 36 है, बोल्ड बताना कहां तक क्या आ रहा है, 1 मिनट का, यहां तक आ रहा है, सर बोलो उसके थोड़े आगे तक आ रहा सर है। उससे भी उस सर जरा। अभी ठीक है, हाँ सर। ठीक है। चलो ठीक है। अभी ये तुम्हारा आ रहा होगा और इधर तुम्हारा इस तरफ आ रहा होगा, नहीं ठीक है, सर ये आ उतना रहा ही होगा, आगे, हाँ उधर तक। सही है, ठीक है अभी, बोलो, हाँ ठीक है सर। चलो अभी इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। देखो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 36 था एपी का, उसमें एक सिंपल सा लॉजिक लगाना है तुम्हें, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम पहले समझ लोगे तो खुद ही कर लोगे। तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, 20 वुमेन दे रखी हैं, और वो कह रहे हैं कि 20 वुमेन कैन डू अ जॉब इन 20 डेज। तो तुम जब भी लेते हो तो 20 वुमेन अगर दे रहा है 20 डेज में, ठीक, इन 20 डेज, तो यहां पर सबसे पहले हम टोटल वर्क डिसाइड कर लेते हैं। टोटल वर्क हमारा क्या हो गया, 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 400। मतलब क्या होता है कि अगर हम ये सोचें कि जो 20 वुमेन ने 20 डेज है, तो हर वुमेन ने एक दिन का काम, जो भी तुम पिलर समझ लो कि एक पिलर लगाना था, तो 20 वुमेन की इफिशिएंसी तुम एक मान लो कि रोज सब लोग एक पिलर लगाते हैं, तो टोटल पिलर्स का काम कितना हो गया, 400 हो गया। अब यहां से क्वेश्चन शुरू क्या होता है कि पहले दिन तो 20 वुमेन थी, बट नेक्स्ट डे जो क्या होगा, एक वुमेन की छुट्टी दे दी और उसके जगह एक मैन आ गया, ठीक। और उसके नेक्स्ट दिन क्या हुआ कि एक वुमेन की और छुट्टी दे दी, बट अब क्या होगा, एक बॉय आ जाएगा, एक मैन की जगह एक बॉय आ गया। तो इस तरह से तुम्हारे 20 ए भी है, 20 ए भी है, 20 ए भी है, और ये अल्टरनेट चलता रहेगा। अल्टरनेट चलता क्या रहेगा कि पहले वुमेन गई, मैन आया, फिर वुमेन गई, बॉय आया, फिर वुमेन गई, मैन वही रहे, और फिर क्या हो गया, मैन आ गया और बॉय वही रहे, ठीक, बॉय की तरह वही रहे। तो इस तरह से तुम देखोगे तो फिर वुमेन गई और फिर कौन आया, मैन वही रहे और फिर बॉय आ गया, ठीक। तो ये तुम्हारे पास हमेशा कितने रहेंगे,
पहले 20 वुमेन थी, फिर एक वुमेन कम हो गई, मैन आ गया, फिर एक वुमेन कम हो गई तो एक बॉय आ गया, फिर एक वुमेन कम हो गई तो एक मैन और बढ़ गया, एक बॉय वही रहा, फिर एक वुमेन कम हो गई तो एक मैन वही रहे, बॉय। तो ये अल्टरनेट चलेगा। अल्टरनेट चलने का मतलब क्या है, हमने ले लिया कि ये 2 एंड डेज तक के कंप्लीट होगा, 2 एंड डेज, ठीक है। 2 एंड डेज इसलिए लिया है क्योंकि इस पे कैलकुलेशन मतलब आसान पड़ेगी। अभी देखो तुम कैसे कैलकुलेशन आसान पड़ेगी इसमें। कैलकुलेशन तुमने 2 एंड डेज ले लिया तो तुमने ये देखा पहले दिन तो पर आपने 20 ऐसा काम क्यों हुआ होगा। कंसिडर किया कि वो 2 डेज ही है? देखो तुम एन भी ले सकते हो, 2n इसलिए लिया क्योंकि हमें मालूम है कि कैलकुलेशन आसान होगी, ठीक है, तो इसलिए ले लिया, बाकी कोई लॉजिक नहीं है उसका। तुम एन भी ले सकते हो। जब कोई चीज हम एज्यूम करते हैं तो हम कुछ भी ले सकते हैं, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी हम एन भी ले सकते हैं, 2n हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे इजी पड़ जाएगा कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट दिन क्या हो गया, देखो 20 दिन वो मैंने 20 प्लेयर, फिर ये कितने हो गए 19, और ये कितना हो गया 21। क्यों, तुम्हें मालूम है कि जो मैन है वो वुमेन से दुगना काम कर रहा है, तो ये 19 और ये 2, तो टोटल 21 प्लेयर। फिर नेक्स्ट दिन क्या हुआ, इन्होंने 18 प्लेयर लगाए और इन्होंने 2 लगाए, और इसने क्या लगाया, ये आधा ही लगाएगा क्योंकि ये हाफ एफिशिएंट है वुमेन का। सेम चीज तुम देखोगे नेक्स्ट दिन 16 वाले में, ये तो 16 लगाएंगे, ये 4 लगाएंगे, और ये 2 into 1, सर आपने और इस तरह 17 से वाला ये रिस्क किया? क्या 17? 17 वाला ठीक है, तुम देख लो, देख लो 17 वाला क्या होगा, 17 प्लस 4 प्लस 0.5, और फिर 16 वाला 16 प्लस 4 प्लस 1। तो ये तुम्हारा इस तरह से 2 एंड डेज तक चलेगा। अब तुमने यहां पर देखा, देखो 20 आएगा, फिर 21 आएगा, फिर 20.5 आएगा, फिर 21.5 आएगा, फिर 21 आएगा, और इस तरह से 2 एंड डेज चलेगा। तो यहां पर तुम देखोगे तो इन दोनों का सम 41, फिर इन दोनों का 42, ठीक, और फिर इन तीनों का अगर देखोगे तो 43। तो फिर हम जब दो दो के पेयर बनाएंगे तो हम देखेंगे कि हमने जो 2 एंड डेज लिया था तो वो सिंपली एन डेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने दो दो का पेयर बना लिया। तो हमारे पास एक एपी आएगी 41 प्लस 42 43 प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एपी का जो सम होगा ये तुम्हारा किसके बराबर होगा, 400 के। और यहां से तुम एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। ये जो एपी आई है इसका सम जब करोगे तो क्या होगा, n/2 और 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इज इक्वल टू 400। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगी जिसको तुम श्वेताचार मेथड से सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास n की जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारे पास 18 आएगी, 9 आएगी। तो तुम्हारे पास जो दिन आएगा 2 एंड डेज, और ये थोड़ा सा डेसिमल में आएगी, अप्रोक्स आएगी। तो तुम क्वेश्चन में देख लो कि वो पूछ रहा है कि किस दिन काम खत्म होगा, तो ये काम 18th डे में खत्म हो जाएगा। तुम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना क्योंकि ये फैक्टराइजेशन से नहीं निकलेगा, तुम्हें इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इतना काम तुम कर लेना। क्लियर है, बोलो, यस सर। हो जाएगा अब। चलो अब हम एपी खत्म करते हैं, हम सिमिलर ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। एपी खत्म करते हैं यहाँ तक के, बाकी जितने क्वेश्चन होंगे पूछ लेना व्हाट्सएप पे, ठीक है। सर डाउट, अच्छा ठीक है सर। डाउट व्हाट्सएप पे ले लेना। अभी हम लोग सिमिलर ट्रायंगल स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट करना था आज। सर बस 1 मिनट रुकिए, ये नोट कर लेते हैं। कर लो, नोट कर लो, और कैलकुलेशन भी कर लेना, इसकी करके देख लो, आ जाएगा तुम्हारे पास। बस कॉन्सेप्ट बताना था सर इसका। बोर्ड पे क्यों लिया है? बोर्ड पे क्यों लिया है इसका भी कोई वो है। उस दिन बोल रहा था कोई बोर्ड पे लेना, आज बोर्ड पे ले रहे हैं तो बोर्ड पे क्यों लिया है। नहीं सर, वो ऐसे ही पूछा। हाँ सर ऐसे ही पूछ। चलो ठीक है, सर थोड़ा एक दिन बोर्ड पे ले लेंगे, एक दिन हाँ। दिख नहीं क्या? रहा है बोर्ड पे जो लिखा है, थोड़ा सा दिख रहा है आप ना? नहीं दिख रहा है क्या? एक्सक्यूज करें। दिख रहा सर है। आप खड़े हो ना इसीलिए। हाँ हाँ, बीच में अच्छा ऐसे बोलो। हाँ सर। जल्दी जल्दी करो। देखो क्वेश्चन छापने की कोशिश ना किया करो, उसके कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश किया करो। छापने से कोई फायदा नहीं मिलेगा।
देखो निकाल के देखो, कैलकुलेशन आ गया क्या? हो गया सर, थैंक यू। चलो ठीक है, अब देखो हम लोग सिमिलर ट्रायंगल स्टार्ट कर रहे हैं, और यहां से तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करनी है, क्योंकि देखो अलजेब्रा का पोर्शन तुम्हारा पूरा कवर हो चुका है। और क्लास के आगे बढ़ने से पहले हम ये बता दें कि जो 10 तारीख को एनपीटी होने वाली है, पेपर का लेवल अब बढ़ जाएगा, थोड़ा सा टफ होगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले अभी 6 दिन है, एक बात याद रखो, 9th क्लास का चैप्टर ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल, ये दोनों चैप्टर हर बच्चे को अच्छे से रिवीजन करना है 9th क्लास का। और 10th क्लास का एपी से मैक्सिमम पोर्शन आएगा, तो एपी से अच्छा खासा करना है। बाकी क्वेश्चंस एनटीएससी के तुम वापस करके आओगे, क्योंकि अब जो पैटर्न आने वाला है वो टफ पैटर्न आएगा। यहाँ से अक्टूबर से जितने भी पेपर बनेंगे एनपीटी के, वो टफ बनेंगे। तो थोड़ा सा 9th का जो करके आएगा उसी को स्कोर मिल पाएगा। तो 9th का ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल करके आओगे, और इसमें जितना पढ़ा है वो अच्छे से रिवीजन कर लोगे, एपी से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। अब तुम लोग का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम सिमिलर ट्रायंगल। देखो सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, अभी तुम लोग ने इससे पहले पढ़ा भी होगा, तुम लोग 7th क्लास में इंट्रोडक्शन हो जाता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का तुम्हारा मतलब हो जाता है, तुम्हारा बहुत पहले से इंट्रोडक्शन हो चुका होता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 7th में आ जाता है। फिर भी और भी चीजें तुमने पढ़ी होंगी। तो सबसे पहले तुम्हें पता होगा सभी बच्चों को कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस फिगर्स, ये 7th से तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया था। कॉन्ग्रुएंस फिगर्स का मतलब होता है द फिगर्स वो एकदम सेम हो, शेप में भी सेम हो, साइज में भी सेम हो, यानी कि द फिगर्स विच आर सपोज टू बी सुपर इम्पोज्ड ईच अदर, जिनको एक दूसरे पे रखने पर पूरा वो ढक जाए, वो क्या होते थे, कॉन्ग्रुएंस फिगर होते थे। वहां पे हम लोग ने डिस्कस किया था कि कॉन्ग्रुएंस फिगर में कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या होते थे, कॉन्ग्रुएंसीज क्या होती थी। कॉन्ग्रुएंस फिगर के बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स तुम लोग ने पढ़ा था। और ये चीज तुम लोग को सभी को याद होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होती है, कि अगर दो ट्रायंगल को देख के तुम्हें कॉन्ग्रुएंट मतलब पहचानना है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो तुम हवा में नहीं बता सकते हो कि तुमने देखा और बता दिया कि हाँ ये लग रहा है कि ये सुपर इम्पोज हो जाएगा तो कॉन्ग्रुएंट होगा। वहां पे हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस पढ़ी थी, और वो कंडीशंस तुम्हें याद है कि वो कैसे थी। वो कंडीशंस ऐसे थी कि सबसे पहले तो ट्रिपल एस थी, ठीक, और एक क्या थी, दोनों तरफ एस था और बीच में ए था, और एक दोनों तरफ ए था बीच में एस था, और एक थी तुम्हारी आरएचएस। ये 4 कॉन्ग्रुएंसीज पढ़ाई गई थी तुम्हें। बाकी एक तुम्हारी एएस होती है, ये इसी का पार्ट होती है, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जहां एएसए लग रही होती है वहां एएस भी लग जाती है, तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं था। तो 4 कॉन्ग्रुएंसीज यूज होंगी। अक्सर ज्योमेट्री पढ़ोगे तो कॉन्ग्रुएंसी तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि क्या चीज कहाँ यूज होगी ये तुम्हें ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले तुम्हारा 4 कॉन्ग्रुएंसी होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट फिगर समझ गए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तुम्हें पता ही है, और वो कॉन्ग्रुएंसीज ये थी। इसका मतलब क्या होता है, तीनों साइड बराबर होना चाहिए। इसका मतलब होता है दो साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल का मतलब ये साइड बराबर है दोनों ट्रायंगल की, तो इसका जो इंक्लूडेड एंगल है वो बराबर हो, ठीक है, इंक्लूडेड एंगल। तो एसएएस में ये था, और एएसए में क्या था, दो एंगल अगर बराबर हो तुम्हारे पास, ये एंगल बराबर हो रहा है और ये एंगल बराबर हो रहा है, तो इंक्लूडेड साइड, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो रहा है तो इंक्लूडेड साइड। तो एएसए तुम्हारी हो गई। आरएचएस में क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज और एक साइड, यानी कि एक तो राइट एंगल होना चाहिए और हाइपोटेन्यूज सेम हो, और कोई भी एक साइड सेम होनी चाहिए, चाहे वो हो चाहे ये हो, कोई भी एक साइड सेम होगी तो वो क्या होगी, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी होगी। कॉन्ग्रुएंसी के बाद तुम्हारा जो टॉपिक आएगा वो क्या आ रहा है, सिमिलर ट्रायंगल। अब सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, देखो सिमिलर ट्रायंगल इसमें क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल तो चैप्टर है, बट सिमिलैरिटी क्या होती है और सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें सिमिलर फिगर्स में समझना होगा क्या होगा, कि सिमिलर फिगर्स ऐसे होते हैं जिनका साइज तो सेम ना हो बट शेप सेम होना चाहिए। द फिगर्स विच हैव ओनली शेप सेम, साइज डजंट मैटर, कि साइज सेम होगा नहीं होगा। जैसे कि तुम देख सकते हो कि भाई अगर ये सर्किल है, ये भी सर्किल है, ये क्या है, सिमिलर है, ठीक है,
ठीक, ये छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी राइट एंगल है। तो क्या हो रहा है, सेम शेप अगर हो रहा है तो सेम शेप होने के बाद क्या होता है कि वो कह सकते हो कि वो क्या होगा, सिमिलर होगा। अब तुम्हें देखो सिमिलरिटी में क्या चीज होती है कि तुम्हारे पास लिखा हुआ है कि ऑल लाइंस आर सिमिलर, ऑल लाइंस आर सिमिलर, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि जो भी लाइन होगी वो ऐसे ही होती है। तो क्या होता है, ऑल लाइंस आर सिमिलर। फिर तुम्हारे पास क्या लिखा होगा, तुम्हारे पास लिखा होगा ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। फिर तुम्हारे पास सारे सर्किल यानी कि सिमिलर होते हैं। फिर तुम्हारे पास लिखा है ऑल ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। अच्छा आपको ये बताओ कि यहां पर ऐसा क्यों लिखा है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, यहां पर ऐसा क्यों नहीं लिखा है कि ऑल सभी रेक्टेंगल आर स्क्वायर्स का सिमिलर? एंगल एक ही रहता है हाँ बोलो सर, सभी स्क्वायर्स में क्या। सारे एंगल इक्वल रहते हैं, सभी स्क्वायर्स में सारे एंगल इक्वल अच्छा, रहते हैं सब। और रेक्टेंगल में क्या इक्वल नहीं रहते हैं? नहीं सर, रेक्टेंगल में मतलब रहते तो है पर उसका चेंज हो जाता है वो क्राइटेरिया। क्या चेंज हो जाता है, एंगल तो चेंज नहीं होता है, रेशियो क्या चेंज हो जाता है? ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर क्यों है और ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर क्यों नहीं है? सर लेंथ और ब्रेथ की ऐसा वजह क्यों? से। लेंथ और ब्रेथ की वजह से। और कौन सा एग्जांपल दे रखा है? उसका एनी रेशियो टू भी मैटर सर्किल्स, करेगा एनी ना। टू एनी टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, एनी टू इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स। क्यों बताओ, ऐसा क्यों नहीं लिखा है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर? क्यों ऐसा नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि देखो जो सिमिलरिटी होती है ना, वो तुम्हारे पास कह सकते हो एक ही पैरामीटर पे डिफाइंड होती है। यानी कि सिमिलर फिगर, देखो लाइंस एक ही पैरामीटर है, करे लेंथ, यहाँ पर एक ही पैरामीटर हो रहा है इसका रेडियस जो वेरी करेगी। यहाँ पर स्क्वायर में भी एक ही साइड होती है। और क्या हो रहा है, इक्यू एंगल ट्रायंगल में भी क्या होता है, अगर इक्यू एंगलर है तो सिर्फ उसका क्या हो गया, इक्यू एंगलर है वो तो बात ही अलग हो गई, इक्यू एंगलर ट्रायंगल है। तो रेक्टेंगल में एक्चुअली लेंथ और ब्रेथ दोनों होती है, इसलिए उसको सिमिलरिटी नहीं बता सकते आप। ठीक, तो ये सिमिलर फिगर हो गए। अब तुम्हारे पास आएगा सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, देखो एंगुलर मतलब क्या रहता है अभी? इक्यू एंगुलर का मतलब क्या हो गया, अगर किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल सेम हो गए तो वो क्या होगा, वो सिमिलर होगा। अगर कोई भी ट्रायंगल ऐसा है तुम्हारे पास, ये मतलब 30 वो लिखा हुआ है, ये इक्विलैटरल जैसा है ना। नहीं नहीं हो सकता है ये ऐसा हो सकता है ये तुम्हारा पास 30 60 90 दे रखा है, एक ऐसा दे रखा है। और हो सकता है तुम्हारे पास 30 60 90 पे ऐसा दे रखा हो। ठीक, ये 90 दे रखा है और ये 30 दे रखा है, ये 60 दे रखा है। तो अगर तीनों एंगल सेम हो गए तो उसका शेप सेम आएगा, साइज ना सेम हो, ये बहुत छोटा हो ये बहुत बड़ा हो, बट शेप सेम आएगा। ठीक है, हाँ, समझ गए? ठीक है तो सर। इसलिए वो क्या होगा, एक सिमिलर होगा। अब सिमिलर का तुम और भी समझ सकते हो कि सिमिलर फिगर का मतलब ये होता है कि अगर दो मतलब फिगर सिमिलर हैं तो जो छोटा वाला है उसको तुम खींच के उसके बराबर पहुंचा सकते हो, उसको खींच के उसको बराबर उसी को एक्सपेंड करके पहुंचा सकते हो अगर वो सिमिलर फिगर है। अब तुम्हारे पास कहानी आएगी सिमिलर ट्रायंगल की, जो अपना चैप्टर है सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल में भी क्या हो गया, तुम्हारे पास वही बात हो गई, सिमिलर फिगर में जो हमने पढ़ा वही सिमिलर ट्रायंगल में हो गया कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो क्या होगा, उनका शेप सेम होगा, साइज सेम नहीं होगा। अब लेकिन यहां से हमको एक डिफिनेशन बताई गई कि सिमिलर ट्रायंगल कब होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल कब होते हैं, तो उसके लिए दो चीज होती है। पहला क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो तुमने यहाँ पे पढ़ ही लिया है कि अगर इक्यू एंगुलर होंगे, सर आपने एंगल्स उसका आर एक्सप्लेनेशन क्या दिया कि रेक्टेंगल्स ये सिमिलर नहीं होते? क्या क्या बोल रहे हो? सर आपने उसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया कि रेक्टेंगल से सिमिलर नहीं होते? इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसका जो पैरामीटर है वो डिसाइडिंग नहीं है, मतलब एक पैरामीटर नहीं है उसके पास, लेंथ भी है ब्रेथ भी है, दो दो है। ठीक है, और जबकि तुम देखो स्क्वायर और सर्किल ये सब एक ही पैरामीटर वाले होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल।
अब देखो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको करस्पॉन्डिंग भी भूल जाते हैं कि करस्पॉन्डिंग क्या होता है। तो सबसे पहले करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है ये समझो कि अगर दो ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीएफ, तो डीईएफ और एबीसी अगर तुम इस तरह से लिख रहे हो, ठीक, और सिमिलर का कंडीशन क्या होता है, सिमिलर का जो नोटेशन होता है वो ऐसे होता है, जो कॉन्ग्रुएंसी में हमने पढ़ा था वो तुम्हें मालूम है, कॉन्ग्रुएंस का ये होता है और सिमिलर का क्या होता है, इस तरह से सिंबल होता है। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गया, अगर ये एबीसी है, ठीक, और ये तुम्हारा डीईएफ है, डी, तो ये तुम्हारा करस्पॉन्डिंग एंगल इसका हो गया, बी का ई हो गया और सी का एफ हो गया, ठीक। करस्पॉन्डिंग साइड अगर लेना चाहो तो क्या लोगे, ए बी ले लो, बीसी ले लो, और उसके बाद क्या ले लोगे, ए बी बी सी और सी ए, ठीक, और इसमें क्या ले लोगे, डी ई एफ और एफ डी। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए बी डी के बराबर हो जाए और बी सी ई एफ के बराबर हो जाए और ए सी किसके बराबर हो जाए, वो सॉरी सॉरी बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होता है, प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इसको रहने दो, ये बराबर का साइन ना बनाओ। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है ये देखो कि करस्पॉन्डिंग, हाँ दे दो, ठीक, ये तुम्हारा ए था, ये बी था और ये सी था, ये डी था और ये ई था और ये एफ था। तो ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को गए थे, ठीक। और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया कि अगर तुम कहो ए बी इसमें है और बी सी इसमें है और सी ए इसमें है, ए बी बी सी सी ए, तो ए बी के नीचे लाना पड़ेगा तुम्हें डीई और ई एफ और एफ डी। तो इन दोनों को डिवाइड करने पर क्या होगा, रेशियो सेम आएंगे, इन दोनों को डिवाइड करने पे इसको इसको इसको, ये क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि इन सबके रेशियो तुम्हारे बराबर आए। तो ये तुम्हारा सिमिलर तो ट्रायंगल्स मतलब की यहाँ पे प्रॉपर्टी। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी होगा क्या? हाँ, और सर वही एंगल बी के भी इक्वल होगा या बी और ई इक्वल होंगे? नहीं नहीं, देखो हमने बताया ना करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब, ये अगर ए लिखा हुआ है तो ए का डी, बी का ई और सी का एफ। करस्पॉन्डिंग साइड अगर यहाँ पे ए बी लिखी है तो इसमें डी, यहाँ बी सी लिखी है तो इसमें ई एफ, इसमें सी ए लिखा है तो इसमें एफ डी। यानी कि अगर तुमने इसका पहला वाला पकड़ा तो इसका पहला वाला एंगल, इसका दूसरा वाला, इसका दूसरा वाला, इसका तीसरा वाला, इसका तीसरा वाला, इसका शुरू का दो लोगे तो इसका शुरू का दो, इसका आगे वाला दो ले रहे हो तो इसका आगे वाला दो, ये और ये ले रहे हो तो ये और ये। तो वहां से तुम्हारा करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। बाकी तुम्हें पता होना चाहिए कि बाकी हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में सीख चुके हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे देखे जाते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे देखते हैं। जहां पर इक्वल एंगल दे रखे होंगे उनके अपोजिट देख लोगे, वहां पे करस्पॉन्डिंग साइड दिख जाएगा, इक्वल साइड के अपोजिट देख दोगे करस्पॉन्डिंग एंगल दिख जाएगा। बट जब तुम्हें इस तरह से नोटेशन लिखा हो तो तुम ऐसे लिख के देख सकते हो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होते हैं। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट बोलो, कोई डाउट है किसी को? सर हाँ नो सर। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। जयेश सर बोलो, यस सर, आ रहा है? आ रहा है सर। चलो अच्छा ठीक है। बाकी अब तुम्हारे पास यहां से थ्योरम स्टार्ट होगी। सबसे पहली जो थ्योरम होगी वो बीपीटी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और ये थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जो कह सकते हो कि बहुत पूछी जाती है बोर्ड्स में भी और इसके एप्लीकेशंस भी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल अगर शुरू कर रहे हो, देखो थ्योरम्स तुम रटने की कोशिश ना करना, थ्योरम को समझने की कोशिश करना और उसको प्रूफ करने का अपना तरीका होना चाहिए, यानी कि अपना एक मेथड होना चाहिए कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। क्योंकि अगर तुमने ज्योमेट्री में रटने की कोशिश करी तो फिर तुम्हारा भला नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम कितना भी रट लोगे रट नहीं पाओगे। क्लियर? चलो सबसे पहली थ्योरम स्टार्ट करेंगे, बीपीटी थ्योरम।
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी क्लियरली विजिबल है कि नहीं विजिबल है? बोलो, चमक वमक तो नहीं रहा है? नो सर। क्लियर है सर। नहीं सर, ठीक है। ठीक है, देखो इस थ्योरम का स्टेटमेंट जो होता है, स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है कि स्टेटमेंट एज इट इज लिखोगे। एज इट इज का मतलब क्या है कि अच्छे से स्टेटमेंट याद होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट में तुमने गलती करी ना, देखो स्टेटमेंट एज इट इज का मतलब क्या है कि एकदम सेम टू सेम जो स्टेटमेंट होता है वही लिखो। कैसे लिखोगे? इसका ओवरव्यू क्या है? इसका ओवरव्यू क्या है स्टेटमेंट का कि अगर तुम्हारे पास कोई ट्रायंगल है, अगर एक ट्रायंगल तुम्हें दे रखी है और अगर हमने इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर हमने एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, यानी कि दोनों अदर साइड्स को इंटरसेक्ट करे एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी कि डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। एक साइड के पैरेलल आपने कोई लाइन खींची और वो लाइन दोनों साइड्स पे मिली, तो वो जो पॉइंट थे डिस्टिंक्ट, उसने इसको और इसको बराबर रेशियो में बांट दिया। यानी कि अगर ये तुम्हारा ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था, तो तुम ये कह सकते हो कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द बेस ऑफ पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, बेस जरूरी नहीं है क्योंकि तुम ऐसे करोगे तो भी वही चीज फॉलो होगी। बेस जरूरी नहीं है, तुम कोई भी साइड के कर सकते हो। पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्लियर है स्टेटमेंट? बोलो। यस सर। तो ये स्टेटमेंट याद करने का तुम्हारा अपना फॉर्मूला होना चाहिए, तुम इसको याद रखो। कैसे लिखोगे? सबसे पहले हमने क्या करा, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, जैसे ही हमने लाइन खींची थी तो क्या हुआ था, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू मीट द अदर टू साइड्स, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड लिख सकते हो, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स at distinct points then the other two sides are divided in the same ratio, for example in triangle ABC, if D is parallel to BC, then AD upon DB is equal to AE upon EC। यानी कि जो स्टेटमेंट लिखा है उसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं। बताओ, उसके बाद हम प्रूफ पे चलेंगे। क्लियर? बोलो, यस सर। क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ सर। चलो, अब इसका तुम्हारे पास आया प्रूफ। अब इसका प्रूफ सोचने का तरीका क्या होगा? देखो, हमें क्या प्रूफ करना है, हमारे पास जो गिवन है, अगर तुम इस थ्योरम का कोई तुम्हें प्रूफ दे रहा है, ये स्टेटमेंट दे रखा था और प्रूफ दे रखा था। प्रूफ का मतलब हो गया कि तुम्हें प्रूफ करना है, यही चीज प्रूफ करनी है, ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है। तो तुम प्रूफ करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले तुम देखोगे गिवन। तो गिवन क्या है? गिवन बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। तुम्हें क्या लिखना है? तुम्हें एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है। अगर ट्रायंगल एबीसी गिवन है और उसमें क्या लिखा हुआ है, इन विच डी इज पैरेलल टू बीसी लिख सकते हो, क्योंकि डी पैरेलल टू बीसी है, ये भी तुम्हें मालूम है। अब तुम्हारे पास गिवन नॉर्मल तुम अपने उसमें लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, तो तुम लिख सकते हो ट्रायंगल एबीसी इन विच डी इज पैरेलल टू बीसी। ठीक, अब तुम्हें करना क्या है? प्रूफ। गिवन के बाद टू प्रूव।
प्रूव हमें करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये क्या करना है, प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए करें क्या, तो हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, हमें ये एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करना होगा, ठीक, एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करना होगा EF, और एक परपेंडिकुलर तुम्हें और ड्रॉ करना होगा यहां से DG, ठीक। एक परपेंडिकुलर हमने ये ड्रॉ किया और एक परपेंडिकुलर हमने ये ड्रॉ किया। तो ये इस चीज को तुम लिख सकते हो कि तुमने क्या करा है कंस्ट्रक्शन में, तुमने जो लिखा है वो तुम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा, ड्रा EF परपेंडिकुलर टू AB एंड, ये तुम ऐसे लिख लो भी ताकि बोर्ड बच जाएगा, एंड ड्रेस EF परपेंडिकुलर टू और DG परपेंडिकुलर टू AC। ये हमने क्या करा है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। अब हमारे पास सिंपल, अगर तुम देखोगे कि हमें प्रूफ में क्या क्या करना होगा, प्रूफ बहुत सिंपल हो जाएगा। अगर तुम ये कहो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, अगर ADE की बात करें तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ बेस इनटू हाइट, विच इज सिंपली एज हाफ ऑफ बेस की जगह क्या आ गया AD और हाइट की जगह आ गया EF। सेम चीज अगर तुम देखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE के बाद तुम अगर देखोगे, ठीक है, इसमें एक चीज और कर लो, यहां पर ड्रा करने के बाद तुम यहां पे ज्वाइन भी कर लो, ज्वाइन EB एंड DC, यानी कि EB और DC को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक। अब तुम्हारे पास अगर ट्रायंगल EDB यानी कि BDE के एरिया निकालना हो तो ये क्या होगा, क्योंकि देखो BDE जो है वो एक इस तरह से ट्रायंगल दिख रहा है, बट उसकी परपेंडिकुलर हाइट जो है वो रेड ही वाली है। ये चीज समझना, क्योंकि अगर कोई भी ट्रायंगल ऐसा होता है तो उसका बेस तो ये होता है बट हाइट क्या होती है, ये होती है, ठीक है। जब एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हाइट हम परपेंडिकुलर लेते हैं, तो अगर BDE को देखो तो BDE के रेस्पेक्ट में भी परपेंडिकुलर यही है। ये चीज सभी को क्लियर है, बोलो। यस सर। आर्या, Yes, sir. माधवी, कारुनिया, हाँ, बोलो सर। जल्दी से। सर फिर से एक बार रिपीट करो ना। क्लियर। देखो हम ये कह रहे हैं कि ADE का तुम्हें एरिया दिख रहा है, ADE का एरिया तो AD बेस, और ये रेड वाला जो FE है ये परपेंडिकुलर हाइट। जब हम BDE के एरिया के लिए आएंगे तो हमें मालूम है कि अगर कोई भी ट्रायंगल ऐसा है तो उसका अगर एरिया निकालते हैं तो बेस तो ये लेते हैं बट हाइट परपेंडिकुलर ये लेते हैं, क्योंकि जो हाइट परपेंडिकुलर होती है वो हम बाहर कैलकुलेट करते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल में ऐसे ही करते हैं। तो अगर तुम ये देखोगे BDE में, आओ, ठीक, BDE में क्या होगा, BDE में तुम देखोगे क्या होगा, BDE के अगर ट्रायंगल देखो तो उसका परपेंडिकुलर क्या है, जो F वाला है FE वो परपेंडिकुलर है। क्लियर है, बोलो किसको नहीं क्लियर है ये बात। माधवी बोलो जल्दी से, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। कारुनिया अभी क्लियर है। क्लियर सर। हाँ सर। चलो अब तुमने यहां पर देखा कि हम BDE का एरिया क्या ले सकते हैं, हाफ ऑफ बेस, तो यही हो गया, हाइट तुम्हारा क्या हो गया, वही हो गया EF। तो ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल BDE अगर तुम इन दोनों को डिवाइड करोगे, अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो ऑन डिवाइडिंग क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू आ जाएगा AD अपॉन BD, ठीक। कोई इशू इसमें। चलो सेम चीज हम यहां पे करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेम चीज यहां करेंगे। ADE जो है, अभी हमने ये बेस लिया था, ये हाइट ली थी, बट हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को देखो तो तुम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि बेस तो तुम हाफ AE ले लो और परपेंडिकुलर हाइट तुम नीली वाली ले लो जो DG है, और जब तुम यही काम इसमें करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल
DEC सेम चीज जो उधर हुई थी वो इधर होगी, हाफ EC और इनटू DG। सेम काम वही करना है, एरिया को डिवाइड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो बचेगा AE अपॉन EC। अच्छा, अब तुम्हें एक चीज पता होगी कि क्योंकि गिवन इसमें है कि D इज पैरेलल टू BC, तो तुमने एक 8th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ा होगा बिटवीन टू पैरेलल्स, यानी कि अगर दो पैरेलल्स हैं, जैसे तुम देख सकते हो अगर दो पैरेलल्स पे सेम बेस पे अगर कोई ट्रायंगल बनता है बिटवीन टू पैरेलल्स, यानी कि D और BC में अगर तुम देखो D एक सेम बेस है और उसी पैरेलल बेस पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, बिटवीन एनी टू पैरेलल्स विद द सेम जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया सेम होता है। ये थ्योरम पढ़ी है? नहीं पढ़ा है? देखो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, जगह नहीं है बता देते हैं वरना। लास्ट ईयर देखो था ना अगर वो। दो पैरेलल लाइन last year पढ़ा था। हाँ ठीक, ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। अगर दो पैरेलल लाइन में तुमने ये ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल बनाया यहाँ पे बिटवीन सेम बेस, और इसी सेम बेस से ये बना दिया, ठीक है, सेम बेस से, यानी कि ये सेम बेस, तो दो पैरेलल लाइन के में जो सेम बेस से ट्रायंगल बनता है उसका एरिया सेम होता है। क्लियर? तो यहां से तुम देखोगे कि जो DEB है और DEC है, DEB और DEC को तुम देख सकते हो कि DEB तुम्हारा ये दिख रहा है, DEB ये दिख रहा है, और DEC तुम्हारा ये दिख रहा है, ठीक। तो DEB और DEC को अगर तुम गौर करोगे तो सेम बेस पर और सेम पैरेलल्स के बीच में है, तो ये DEC और ये DEB सेम हो जाएगा। तो ADE तो ऊपर भी है, DBE नीचे है और DEC सेम है, तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएगी। तो इसके मतलब क्या हो गया, यहां पर AE अपॉन EC इज इक्वल टू AD अपॉन BD, क्योंकि ये ऊपर वाला तो सेम था, ADE यहां पर भी था, यहां पर भी था, BDE नीचे था, DEC नीचे था, दोनों एरिया था, दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में, यानी कि दोनों क्वांटिटी सेम है, ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे वाली दोनों सेम, ऊपर वाली सेम नीचे वाली सेम, तो होल क्वांटिटी सेम, ये दोनों को बराबर हो जाएगा। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। सर वापस एक बार समझा दीजिए ना, बोलो थोड़ा डिस्कनेक्ट भी किसको हो नहीं गया समझ था में आया, सर। ये किसको नहीं समझ में आया, बोलो नाम बताओ जल्दी से। सोहम पाटिल, और किसको नहीं आया? ओम पाटिल। और किसको नहीं आया? देखो सोहम पाटिल तुम्हें कहां पर नहीं आया समझ में? सर मतलब वो बीच में मेरे डिस्कनेक्ट हो गया था जब आपने स्टार्ट किया था, तो मतलब समझ हाँ में नहीं आ रहा कहाँ से क्या चालू है हुआ। देखो कहां से कुछ नहीं चल रहा है, इसको एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं। ये क्या है कि और कौन बच्चा हैंड रेस कर रहा है, नाम बताओ कौन हैंड रेस कर रहा है जल्दी से। सोहम पाटिल, आविष्कार, ठीक है। देखो इसमें क्या है, तुम्हारे पास एक सिंपल सा थ्योरम था, अभी शायद सब कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिखा ही हुआ है, तुम देख सकते हो कि हमने बोला कि बीपीटी और थेल्स थ्योरम होती क्या है। हमने बोला कि अगर कोई एक ट्रायंगल लिया जाए और उस ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन किसी भी साइड के ड्रॉ कर लो, वो पैरेलल लाइन दो साइड पे मिलेगी, जहां पर मिलेगी तो दोनों साइड को बराबर बराबर बांट देगी। जैसे कि ये ट्रायंगल एबीसी है, जो डी है वो पैरेलल है बीसी के, तो ये AD अपॉन DB इन दोनों का रेशियो, तो AE अपॉन EC का रेशियो बराबर होगा। फिर तुमने कहा कि इसका प्रूफ कैसे करें, इसका प्रूफ करने के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल दे रखा था जो कि हमने गिवन में लिखा, और हमें एक पैरेलल लाइन दे रखी थी जो हमने गिवन में डाल दिया। टू प्रूफ में हमें क्या करना था, ये करना था। फिर हमने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन तुम्हें दिख सकता है कि एक रेड वाला परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया और एक ब्लू वाला ड्रॉ किया, ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और हमने ये EB को ज्वाइन कर लिया, DC को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर ADE देखो, पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो अब तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE पे अगर नजर डालोगे तो इसमें तुम्हें बेस ये दिखेगा और रेड वाली परपेंडिकुलर हाइट दिखेगी, जो कि बेसिक फॉर्मूला है हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, वहां से कोई इशू नहीं होना चाहिए, हाफ बेस इंटू हाइट से तुम कैलकुलेट कर लोगे। फिर तुमने देखा DBE का, DB जो ये शेडेड एरिया है, इसको तुमने देखा तो इसका बेस तो तुमने ये लिया, बट तुम्हें मालूम है कि हाइट इसके लिए भी रेड वाली होगी, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल होता है तो उसका ये तुम्हारा बाहर हाइट गिरती है,
तो यहाँ पर अगर बाहर परपेंडिकुलर गिर रहा है तो इसके मतलब इसके लिए बेस ये, इसके लिए हाइट ये, वहां से तुमने इसका भी एरिया कैलकुलेट कर लिया। पहला और दूसरा काम किया, दोनों को डिवाइड किया तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गई। सेम चीज हमने जो इधर से की थी रेड वाले के लिए और इसके लिए, उल्टा आके हमने क्या कर दी, ये चीज ब्लू वाले के लिए करी और इसके लिए करी, दोनों के लिए करी तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गई। फिर हमने ये देखा कि देखो एडी इधर भी आ रहा था, इधर से भी एडी है, तो ऊपर वाला तो ट्रायंगल ये भी एरिया और ये एरिया सेम है ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नीचे वाला जो देख रहे हो ये DEB और DEC, इस पे हमने थ्योरम यूज करी कि बिटवीन एनी टू पैरेलल्स विद द सेम बेस द ट्रायंगल्स हैव द सेम एरिया। तो ये एरिया और ये एरिया सेम हो गया, तो ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी जब सेम है तो इसकी जो इज इक्वल टू में लिखा है वो भी तो सेम होगी। तो इसको और इसको बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक है भाई, तुम इसको कर ही सकते हो ना, या तुम्हें मालूम है कि DC और BD बराबर हो गए और ऊपर वाला भी बराबर था, तो दोनों बराबर हो गए, तो ये पूरी क्वांटिटी इसके बराबर हो गई, तो ये दोनों भी बराबर हो गए। वहां से तुम्हारे पास ये रिजल्ट आ गया कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर है? बोलो सोहम पाटिल, हाँ सर। क्लियर हुआ? अब हाँ सर। हाँ क्लियर हो गया? अब बताओ किसको नहीं आया? आर्या, आर्या थोराट, आर्या खामाइचा तुम्हें तो आ गया होगा ना? आर्या थोराट तुम्हें आया? आयुषी, ओम, वेदांत शिंजे अभी ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा चलो और बताओ, और किसको आ गया? जयेश, निवेदिता, रिया, आ गए सर बोलो जल्दी समझ से। और ये कौन है? ध्रुव, ध्रुव तुम्हें आ गया समझ में? बोलो। रोहित सोनावने, श्रेयसी वाघ, बोलो जल्दी से। क्लियर है? श्रेयसी, श्रेयसी वाघ, बोलो जल्दी से। चलो जल्दी से बताओ, सभी को हो गया ना क्लियर? अब देखो यहां से तुम्हें थेल्स थ्योरम तो तुम्हें एकदम फिंगर पे रख लेनी है कि ये हमें दिमाग में बिठा लेना है कि एक ट्रायंगल बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, वह दोनों तरफ परपेंडिकुलर डाल के एरिया एरिया खेलेंगे तो हमारा प्रूफ आएगा। और इसके जो नीचे तुम्हें दे रखा है इसके रिजल्ट्स, वो रिजल्ट्स कुछ अलग नहीं है, उसको तुम्हें समझने के लिए क्या करना होगा, देखो क्या करना होगा। खुशी कुछ एरिया, आवाज आ रही है मेरी? खुशी, खुशी तुम्हारी आवाज आ रही है तो बता दो, क्योंकि बहुत से बच्चे दूसरे नाम से आ जाते हैं, तो इसलिए तुम एक बार कंफर्म कर दो कि तुम ही हो कि कोई और है। ठीक है? हाँ बोलो। हेलो, सर नहीं हूँ। हाँ चलो ठीक है। देखो तुमने ये प्रूफ कर लिया AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक। बाकी रिजल्ट्स में तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ये ABC था, ठीक, और हमने क्या प्रूफ किया था? DE, ये ठीक, AD अपॉन BD इज इक्वल टू EE अपॉन AC। बाकी रिजल्ट्स कुछ नहीं है, तुम इसी को उल्टा कर सकते हो भाई। अगर तुम देखो तो अगर तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है तो तुम कहीं पर अगर जरूरत पड़ेगी तुम ऐसे भी इसको कर सकते हो, BD अपॉन AD भी कर सकते हो, इज इक्वल टू AC अपॉन AE। यानी कि कैलकुलेशन करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर हम सिर्फ ये रिजल्ट भी यूज करेंगे। और बाकी एक रिजल्ट हम और यूज कर सकते हैं अगर दोनों तरफ प्लस यूज कर दें, +1। तो जैसे ही तुम +1 करोगे तो ये क्या बन जाएगा? AD प्लस BD अपॉन BD और AE प्लस EC अपॉन EC। तो AD प्लस BD वापस क्या बन गया? AB बन गया अपॉन BD, और ये क्या बन गया? AE प्लस EC तुम्हारा बन गया AC अपॉन EC। तो तुम्हें बहुत ज्यादा रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी है,
तुम्हें एक नॉर्मल सा रिजल्ट याद होगा, तुम सारे कैलकुलेशन वही से कर लोगे, तुम्हें सिर्फ एक ही रिजल्ट याद कर लोगे तो भी हो जाएगा। बाकी जो नीचे लिखा हुआ है कोरोलरी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बस एक रिजल्ट याद रखो कि डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, और वहीं से सारे बना जाओगे। अब इसी का कन्वर्स कर लेंगे, ठीक है। चलो कन्वर्स करने से पहले एक क्वेश्चन दे देते हैं हम, एक क्वेश्चन दे देते हैं इसी का। सर कोरोलरी क्या होता है? अरे कुछ नहीं, उसी के थ्योरम्स के रिजल्ट होते हैं। ये तुम्हारा 4x माइनस 3 दे रखा है, ये 3x माइनस 1 दे रखा है, और ये 8x माइनस 7, और ये तुम्हारा 5x माइनस 3, ये तुम्हें दे रखा है। और तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें फाइंड वैल्यू ऑफ x निकालनी है। जो थ्योरम पढ़ी है वही थ्योरम अप्लाई करो, आंसर बोलो जल्दी से। फाइंड वैल्यू ऑफ x, सिंपल सा क्वेश्चन है, स्कोरिंग चैप्टर है और अच्छा है। चलो जल्दी से निकालो। चलो जयेश का आंसर आया है। जयेश तुम्हारा माइनस में आंसर आ रहा है, क्या तुम माइनस में आंसर दे सकते हो? सर मेरे दोनों आंसर आ रहे हैं, 1 और -1/2। हाँ तो माइनस वाला क्या देखो, मतलब हो पाएगा? नहीं सर, नहीं हो रहा। नहीं हो पाएगा तो फिर क्या, कोई भी एक लेंथ निगेटिव दे देगा तो वो आंसर नहीं लोगे, ठीक है। कोई भी एक लेंथ निगेटिव आ जाएगी तो वो आंसर नहीं होगा। बोलो जल्दी से, हो गया? इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बोलो आंसर। आविष्कार जल्दी आंसर दो, सही हल करें। रोहित सोनावने, शुभम, वैदेही, तेजस, तन्वी, श्रेयस, सई भोसले, ओमकार, जल्दी से आंसर दो। अर्णव महाजन बहुत जल्दी से आंसर दो। क्लियर है, हो जाएगा ये जल्दी से? हाँ ठीक है, हाँ सर। जल्दी दो। कृष्णा मोरे, आयुषी, शीतल सही है, आर्या सही है, समीक्षा आंसर दो जल्दी से। श्रेयसी वहां आंसर आया कि नहीं आया? तुम्हारी डिमांड पे हमने सिमिलर ट्रायंगल स्टार्ट किया है, जल्दी दो आंसर। माधवी का आ गया, और बताओ जल्दी से। रिया का भी आ गया, निवेदिता का भी आ गया, शीतल का आ चुका है, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी का आ रहा है। कोई ऐसा बच्चा है जिसका आंसर ना आ रहा हो तो बताओ, एक बार एक्सप्लेन कर देंगे उसको। नहीं आ रहा है तुम्हें? देखो जो हमने थ्योरम पढ़ी है उस थ्योरम को अप्लाई किया। हमने थ्योरम क्या पढ़ी है, यहाँ पर डी पैरेलल टू बीसी दे रखा था, वो शायद हमने लिखा नहीं, बट तुम मान लो क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है। डी पैरेलल टू बीसी है, अगर डी पैरेलल बीसी है तो क्या होगा, क्या थ्योरम है, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ठीक। तो यहां से तुम्हारा 4x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 1 और इज इक्वल टू 8x माइनस 7 अपॉन 5x माइनस 3। अब तुमने इसमें क्या किया, क्या करा इसमें? क्रॉस अब मल्टीप्लिकेशन। इसमें तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 8x माइनस 7। हर्षवर्धन क्लास में हो कि नहीं हो? बोलना Yes, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या है, 20x स्क्वायर, और ये कितना है 27x प्लस 9 इज इक्वल टू 24x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 7। तो इसको एक तरफ ले जाओगे तो 5x स्क्वायर माइनस 29 प्लस 27 कितना होगा, माइनस 2x प्लस 7 माइनस 9 माइनस 2 इज इक्वल टू ये आ रहा था, कुछ मिस्टेक हुई? मिस्टेक हुई है कहाँ सर, पर? मिस्टेक हुई है। 20 से 24 जब कटेगा ना तो 4x स्क्वायर आएगा। अच्छा ठीक, तो ये तुम्हारा 2 से काटोगे तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू ये, तो फिर क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू,
तो एक x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और एक x इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू -1/2 पे तुम देख सकते हो, कोई भी एक साइड उठा के देख लो, अगर -1/2 यहाँ पे रखोगे तो ये साइड निगेटिव दे देगा। ठीक है, कोई भी एक साइड पूरी कैलकुलेट करो, पूरी कैलकुलेट, यानी कि 8 13x है और -20 है। ठीक है, तो पूरी अगर साइड -1/2 -20 आएगा तो निगेटिव आएगी। तो साइड निगेटिव होने का मतलब x की निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। अगर निगेटिव आती और साइड में पॉजिटिव होती, अगर निगेटिव आती और ये AC और ये BA पॉजिटिव आ रहा होता x की वैल्यू माइनस आने पर, तो वो वैल्यू रिजेक्ट ना होती। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो वैल्यू जो आई है उसके वजह से रिजेक्ट हो रहा है, तो वो रिजेक्ट होगा, यानी कि हमें साइड की लेंथ चेक करनी पड़ेगी। तुम अगर पॉजिटिव वैल्यू भी आई है और निगेटिव आ जाएगा आंसर, मतलब तो भी पॉजिटिव भी रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान करना होगा कि हम वैल्यूज को कैसे रिजेक्ट करते हैं। हमें ये मालूम है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कांट बी नेगेटिव, सो हमें दोनों पे चेक करना चाहिए था कि इसकी लेंथ क्या आ रही है। तो 1 पे भी चेक करके देख लो, तुम्हारी 1 पे तो आ रही है, तुम्हें मालूम है 7x - 3 और आ रही है। तो बाकी इस पे चेक करी तो निगेटिव आ रही है, क्योंकि बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि निगेटिव आंसर आ रहा है तो खट से उसको नेग्लेक्ट कर दो, ऐसा कहीं नहीं होता है। निगेटिव भी नेग्लेक्ट करोगे तो एक लॉजिकल। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करते हैं। एक टाइम है अभी, चलो टाइम है 5 मिनट में कन्वर्स ऑफ थेरेस थ्योरम कर लेते हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी बहुत इजी है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी को हम तुम्हें लिखा रहे हैं शॉर्ट में, तुम मॉड्यूल से चेक करके आंसर ले लेना, हम तुम्हें समझा देते हैं क्या होती है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब क्या हो गया, जो बात अभी हम लोग ने बीपीटी में कही है उसी की उल्टी बात। उसी की उल्टी की बात क्या है कि अभी हमने थेरेस थ्योरम में कहा कि अगर लाइन पैरेलल है तो जो मतलब अगर लाइन पैरेलल है, हमने ये बोला कि अगर लाइन पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, ये दोनों सेम रेशियो में डिवाइड होगा। कन्वर्स का मतलब हो गया कि अगर ये लोग सेम रेशियो में डिवाइड होंगे तो लाइन पैरेलल होगी। तो तुम इसको अपने मतलब अपने कह सकते हो वर्ड्स में लिख सकते हो, इफ क्या कहते हैं, इफ टू लाइन्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो बाय द लाइन देन द लाइन इज पैरेलल। ठीक है, तो यहां पर हमें तुम इसका स्टेटमेंट लिख लो। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का स्टेटमेंट क्या होता है, इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इफ ए लाइन divides two sides of a triangle in the same ratio, then the line, इसको तुम्हें अपने देखो रटोगे तो बहुत जल्दी भूल जाओगे, ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। ठीक है, इफ ए लाइन इज divides any two sides of any triangle, divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to third side। अब देखो इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है। ठीक है, इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है। तुम्हारे पास क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है। गिवन तुम्हारे पास अपकिल क्या दे रखा है, देखो इधर ध्यान दो, गिवन तुम्हारे पास ये दे रखा है और क्या दे रखा है, बोलो क्या दे रखा है गिवन, आर्या क्या दे रखा है गिवन, AD बोलो जल्दी upon से। DB is equal to AE upon EC। AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ठीक है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन AC। चलो ये बताओ टू प्रूफ क्या करना है, जल्दी से बताओ। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन मेरी आवाज आ रही है, जल्दी से बताओ टू प्रूफ क्या करना है। मैं बोलो जल्दी से। DE parallel to BC। चलो डी किसने बोला ये, जयेश। जयेश तुमसे पूछा था, हर्षवर्धन से पूछा था, चलो कोई बात नहीं। डी पैरेलल टू BC ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए तुम कह सकते हो, हमने प्रूफ में क्या करा, हमने ये मान लिया कि कोई भी एक दूसरी लाइन, अगर यहां से मान लें कि DF, लेट DF बी अनदर लाइन, लेट DF बी अनदर लाइन, क्योंकि देखो अगर ये लाइन है तो इसके पैरेलल कोई ना कोई लाइन तो होगी। ठीक, हमने मान ली कि DF बी अनदर लाइन पैरेलल टू BC, और अगर ये BC के पैरेलल है DF, DF हमने जो मानी है वो पैरेलल है,
तो विच इंप्लाइज बाय थेल्स थ्योरम, बताओ थेल्स थ्योरम के अगर डीएफ जो लाइन है, थेल्स हमने कहा कि पैरेलल टू बीसी है, तो थेल्स थ्योरम से क्या लिख सकते हो समीक्षा, बताओ। नहीं पता? अभी थेल्स थ्योरम बताई थी ना, अरे सोचो तो अभी थेल्स थ्योरम क्या बताई थी, अभी बताई थी, तुम्हारे आने के बाद भी बताई ना, तुम्हारे आने के बाद बताई नहीं थ्योरम एक। चलो बताओ। सर अच्छा मैं माधवी बताऊं? बताओ, माधवी बताओ सर क्या लिख AD सकते हो। अपॉन DB इज इक्वल टू AF हाँ अपॉन FC। वेरी गुड। देखो यहां पर तुम क्या लिख सकते हो भाई, तुमने ये कहा कि जब तुमने डीएफ को पैरेलल मानना है बीसी के, तो तुम थेल्स थ्योरम अप्लाई करोगे कि अगर लाइन पैरेलल टू बीसी है तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। ठीक है, अभी तो बताया था ये चीज कि लाइन पैरेलल है तो सेम डिवाइड होगा, ठीक। तो वही चीज अप्लाई करी, तो ये तो तुम्हारा एक स्टेटमेंट ये आया, बट तुम्हारे पास एक स्टेटमेंट ये जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, फर्स्ट ये गिवन है, तो एक फर्स्ट दे रखा है और एक सेकंड दे रखा है, तो तुम दोनों से देखो तो ADBD इस तरफ आ रहा है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड का ये पार्ट तो दोनों तरफ का LHS सेम आ रहा है, तो RHS तुम कर दोगे बराबर AE अपॉन EC इज इक्वल टू AF अपॉन FC, ठीक। और यहां से तुम क्या कर दोगे, इसमें AE अपॉन EC प्लस 1 इज इक्वल टू AF प्लस 1 अपॉन FC, तो ये बन जाएगा AE प्लस EC अपॉन EC इज इक्वल टू AF प्लस FC अपॉन FC। तो AE प्लस EC क्या बन जाएगा, AE प्लस EC तुम्हें दिख रहा है क्या बन जाएगा, AC, और AF प्लस FC क्या बन जाएगा, ये भी तुम्हारा बन जाएगा AC FC। तो इसके मतलब यहां से जो रिजल्ट आएगा वो दोनों कट के क्या आ जाएगा, FC इज इक्वल टू AC, FC इज इक्वल टू EC, ठीक। तो FC इज इक्वल टू EC के आने का मतलब क्या है कि FC और EC बराबर है, तो ये प्रूफ से समझ में आ रहा है कि F जो था वो कोई और नहीं था, वो E था, जो F हमने दूसरा माना था वो कोई और नहीं था, वो कौन था, E था। तो इसके मतलब क्या हो गया, F कोइंसाइड करेगा E को, इसके मतलब D क्या हो गया, D क्या हो गया, पैरेलल टू BC। क्लियर है, बोलो। यस सर। चलो जल्दी से बताओ, सभी को क्लियर हो जाए तो। सर फिर एक बार समझा दो ना। सर एक किसको बार नहीं आया वो समझ में, किसको नहीं आया समझ में, बोलो। हर्षवर्धन को नहीं आया, और किसको नहीं आया। देखो हर्षवर्धन तुम्हें कहां से नहीं समझ में आया, सर वो बोलो। AE अपॉन EC प्लस 1। देखो AE अपॉन EC प्लस 1 का मतलब क्या है, हमने प्लस 1 इसलिए किया है क्योंकि जब प्लस 1 करोगे तो डिनोमिनेटर EC इधर आ जाएगा और ये दोनों जुड़ के पूरी AC की लेंथ दे देंगे, और AC की लेंथ सेम AF प्लस FC भी दे देगा, तो AC कट जाएगा, EC इज इक्वल टू FC हो जाएगा। तो EC इज इक्वल टू FC होने का मतलब क्या है, जो F पॉइंट है वो कोई और नहीं है, वो यही है, यही है का मतलब क्या हो गया, D पैरेलल टू BC हो गया। चलो कोई बात नहीं, बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी टफ बनेगा मैथ का भी पेपर और मैथ का भी पेपर। 9th क्लास का क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल से 10 क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए सब लोग क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल को रिवीजन कर लेना, पहली बात। दूसरी बात एपी को अच्छे से कर लेना, और तीसरी बात मैथ का जहां तक हुआ है वो तो खैर चलो इतना कर ही लेना, लेकिन मैथ में ध्यान देना क्योंकि आज दो चैप्टर तुम्हें रिवीजन कराएंगे 9th क्लास के, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल पूरे करके लेना, जिसको भी डाउट हो पूछ लेना। तो दो चैप्टर करते जाओ तो अच्छे से हो जाएगा, लेकिन पेपर टफ बनेगा अब से नवंबर से, मतलब ये अक्टूबर से, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। बाकी जिनका बहुत ज्यादा तैयारी नहीं है वो कोई टेंशन ना लें, वो अपनी फाउंडेशन अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लें, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और बाकी जिसको पूछना है वो आ सकता है, ठीक है। सर चला वो जाए बस। AC बाय EC इज इक्वल टू AC बाय वो किया तो FC इज इक्वल टू EC कैसे क्या आया। FC इज इक्वल टू EC का मतलब ये हो गया कि जो F अगर तुमसे ये कहा जाए ये और ये बराबर है, तो इसके मतलब ये जो गैप है वो है ही नहीं ना, वो है ही नहीं, तो इसके मतलब F और E कोइंसाइड कर रहा है, अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो क्या हो गया अब। सर मुझे ना डाउट के लिए सेंटर पे आने को पॉसिबल नहीं होता, तो वेडनेसडे को है ना सर मैथ्स क्लास के बाद तो सेल्फ स्टडी का टाइम है, तब आप थोड़ी डाउट क्लियर कर दोगे।
आपको क्लास नहीं होगा तो। ठीक है बता देंगे। सर कल आप कौन से सेंटर पे होंगे? हम फ्राइडे को छोड़ के कुलकर्णी गार्डन रहते हैं, मंडे टू सैटरडे।